चार बुद्धू शहर को निकले। सामने से एक बुढ़िया चली आ रही थी। उसने रास्ता चलते चलते अपने सीधे हाथ से सर खुजाया। ये देखकर एक बुद्धू ने कहा, इस बुढ़िया ने मुझे सलाम किया है। दूसरा बोला, वाह, इसने मुझे सलाम किया है। गर्ज वो चारों बुद्धू आपस में झगड़ने लगे। एक साहब जो पास से उनकी बातें सुनते हुए गुजर रहे थे, उन्होंने कहा, अरे मियाँ, जरा सी बात पर लड़ते झगड़ते क्यों हो? वो बुढ़िया सामने चली जा रही है, जाओ उससे पूछ लो। बुद्धुओं ने कहा, हाँ, ये बात ठीक है। चारों ने लपक कर बुढ़िया को जा लिया और उससे पूछा, बड़ी बी, तुमने हम चारों में से किस नाचीज को सलाम किया था? बुढ़िया ताड़ गई कि ये चारों बेवकूफ हैं। उसने कहा, तुम चारों में से जो सबसे बड़ा और ज्यादा बुद्धू है, मैंने उसी को सलाम किया था। चारों ने कहा, बड़ी बी, इसका फैसला कैसे होगा कि हम में सबसे बड़ा बुद्धू कौन है? बुढ़िया कहने लगी, ये तो बड़ी आसान बात है। तुम अपनी अपनी बेवकूफी की दास्तान सुनाओ। चारों ने अब अपनी बेवकूफी की दास्तान इस तरह सुनानी शुरू की। पहला बुद्धू कहने लगा, बड़ी बी सुनो, एक दफा मैं अपने ससुराल गया। जब शाम के खाने का वक्त हुआ तो दस्तरख्वान बिछा। दामाद की तो लोग वैसे भी बड़ी इज्जत करते हैं और खाने पीने में तो खूब एहतमाम करते हैं। मेरे सामने भी उन्होंने खाने पीने की बहुत सी चीजें रख दी, मुर्ग मुसल्लम और पुलाव वगैरह। ससुराल वालों ने मुझसे कहा, बिस्मिल्लाह कीजिए, खाना शुरू कीजिए। अब शर्म के मारे मेरे मुंह से निकल गया कि मैं तो घर से खाना खाकर आया हूं। उन्होंने हर चंद इसरार किया कि मियाँ खा लो, मगर मेरे मुंह से जो बात निकल गई थी, बस निकल गई थी। उधर इसरार था और इधर इनकार था। आखिरकार भूखा ही सो गया। जब आधी रात हुई तो चूहे पेट में कला बाजियां खाने लगे और मैं नींद से उठ जागा। जब भूख की ताब न रही और आंखों में नींद न रही तो मैं चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया कि कोई टुकड़ा रोटी का मांग लाऊं और अपना पेट किसी न किसी तरह भरूं। रात का वक्त था, अजनबी जगह, मुझे तमीज ना हुई। मांगते मांगते मैं दोबारा अपने ससुराल के दरवाजे पर आ पहुंचा। दरवाजा जो खटखटाया तो मेरी सास ही रोटी लेकर बाहर निकली। मैंने उसे पहचान लिया और उल्टे पांव फिरा। वो और आगे बढ़ी, मैं पीछे ही पीछे हटता गया और वो आगे ही आगे बढ़ती गई। पीछे एक कुआं था, मैं धड़ाम से उस कुएं में जा गिरा। बस्ती में शोर गुल मच गया कि कोई गरीब किस्मत का मारा कुएं में गिर गया। मुझे बड़ी मुश्किल से कुएं से बाहर निकाला गया। वहां सबने मुझे पहचान लिया कि ये तो फलां का दामाद है। इसी शर्मिंदगी की वजह से मैंने दोबारा कभी अपने ससुराल का रुख नहीं किया कि अब क्या मुंह लेकर वहां जाऊंगा। बड़ी बी, ये है मेरी हमाकत की कहानी। अब दूसरा बेवकूफ बड़े उलझे बालों वाला आगे बढ़ा और कहने लगा, बड़ी बी अम्मा, अब मेरी अबीती सुनो। मुझे ससुराल से बुलावा आया। पगड़ी बांधनी मुझे ना आती थी। बड़ी मुश्किल से एक दोस्त से पगड़ी बंधवाई। ससुराल चला। रास्ते में थकान और नींद दोनों का गलबा हुआ। वहां एक सायादार दरख्त के नीचे एक कुआं था। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं लेट गया, इस तरह के सर तो कुएं की मेंढ पर रखा और पांव जमीन पर फैलाए। बड़ी बी, तुम तो जानती हो कि सोया या मोया एक बराबर। खुदा जाने पगड़ी कम वक्त किस वक्त कुएं में जा गिरी। शुक्र है कि सर सलामत रहा। अगर पगड़ी के साथ ही सर गिर जाता तो मैं क्या करता? दिन थोड़ा रह गया था। मैं घबरा कर उठा। न सर का ख्याल रहा, न पगड़ी का। नंगे सर भागम भाग गांव के करीब पहुंचा तो वहां से ससुराल की एक औरत चली आ रही थी। उसने जो ये मेरी बुरी हालत देखी तो वो समझी कि शायद मेरी बीवी गुजर गई।
वो ये देख उल्टे पांव वापस भागी और रोती हुई मेरे ससुराली घर में जा घुसी और मेरी हालत मेरी सास से कहने लगी। मेरी सास बेचारी भी ये बातें सुनकर रोने पीटने लगी। गर्ज घर में कोहराम मच गया। मैं भी परेशान था कि ये माजरा क्या है। उन सबको रोते देखकर मेरा भी दिल भर आया और मैं भी ज़ारों की तार रोने लगा। रोने धोने की आवाजें सुनकर हमसाए भी वहां आ गए और वो सबको रोता छोड़कर मुझसे पूछने लगे, अरे मियाँ, कहो तो सही, आखिर माजरा क्या है, हुआ क्या है? मैंने कहा, मुझे क्या खबर, अपने घर वालों से पूछिए। मैंने जो उनको रोते देखा तो मेरा दिल बेकाबू हो गया और मुझे भी रोना आ गया। जब असल बात पता चली तो मालूम हुआ कि ये रोना धोना ही फजूल है। बड़ी भी वो दिन और आज का दिन मैंने कभी भी शर्मिंदगी के मारे अपने ससुराल का रुख नहीं किया। बड़ी बी ने कहा, बहुत खूब। फिर उसने तीसरे बेवकूफ से कहा कि अब तुम अपनी कहानी सुनाओ। तीसरा बेवकूफ कहने लगा, बड़ी बी, अब मेरी सुनो। एक मर्तबा मैं अपने ससुराल गया। जब खाना सामने आया तो मैंने कहा, मेरा पेट भरा हुआ है, इस वक्त नहीं खाऊंगा। कहने को तो मैं ये कह गया, लेकिन जब आधी रात को भूख लगी तो आंखों से नींद ही उठ गई। जब सब घर वाले सो गए तो मैं चुपके से उठकर देखने लगा कि कहीं छिंके पर कुछ धरा है। जब टटोल कर देखा तो एक अंडा हाथ लगा। वो गड़प मुंह में डाल लिया। मेरी आहट सुनकर बीवी की भी आंख खुल गई। उन्होंने ये समझा कि शायद बिल्ली या कुत्ता है, उसे धुतकारा। मैंने ये देखा तो झट से अपनी चारपाई पर लेट गया। बीवी ने हर चंद पूछा कि कौन है, लेकिन मैंने कुछ जवाब न दिया। और जवाब कैसे देता, मुंह में अंडा जो था। सुबह को जिसने भी देखा तो वो परेशान हो गया कि ये क्या माजरा है। सबने मुझसे बार बार पूछा कि मियाँ क्या बात है, मगर मैं ना चीज मुंह कैसे खोलता। मुंह में अंडा जो पड़ा हुआ था। जिर्राह को बुलाया गया। उसने मुझे देखकर कहा, इसके मुंह के अंदर मवाद जमा हो गया है, निश्तर दिया जाएगा, यानी मुंह काटा जाएगा। उसने निश्तर दिया। मैंने जट अंडा उस गाल से दूसरे गाल में कर लिया। जिर्राह ने कहा, देखिए मवाद कैसे इधर से उधर दौड़ रहा है। गर्ज दूसरे गाल को भी उसने शिगाफ डाल दिया। तब अंडा बाहर निकल पड़ा। ये देख मेरे ससुरालिये हैरत में पड़ गए और मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। बस उस दिन से ना मेरा वहां आना है और ना जाना। बड़ी भी, ये है मेरी हमाकत की कहानी। फिर चौथा बेवकूफ आगे बढ़ा और कहने लगा, बड़ी भी, अब मेरी हमाकत सुनिए। एक बड़े जागीरदार ने मुझे अपने इलाके का हाकिम बनाकर भेजा। मैंने वहां जाकर क्या बेवकूफी की कि रुपया पैसा खूब बेदरेग उड़ाया। जो कुछ मैंने वहां से वसूल किया, एक रुपया भी मालिक को न भेजा। किसी न किसी तरह टाल मटोल कर गुजर जाते थे। एक दिन यूं ही ख्याल आया कि अब रुपया पैसा मेरे पास है, क्यों ना अपनी शादी करके घर आबाद करूं। एक बुढ़िया को इस काम के लिए दरमियान में डाला, लेकिन वो तो एक ही शैतान की हाला निकली। कई दिन के बाद उसने आकर कहा, अरे मियाँ, मैंने आपकी बात एक ऐसी चांद सी लड़की से ठहराई है कि आप भी क्या याद करेंगे, मगर बात पक्की करने को चरहावे की गर्ज से कुछ नहीं तो 1500 तो दिलवाइए। मैंने चुपके से 500 रुपए निकाल कर बुढ़िया के आगे डाल दिए। बुढ़िया रुपए लेकर खुशी खुशी चली गई। चंद रोज का वक्फा देकर बुढ़िया फिर आई और ये पैगाम लाई कि शादी के सामान वगैरह के लिए 2000 रुपए और दिलवाइए। मैं शादी के शौक में अंधा तो हो ही रहा था। ये 2000 रुपए भी उसे दे दिए। अब बुढ़िया कहने लगी, हुजूर, अगर आप बारात लेकर चलेंगे तो बाजा गाजा, नाच रंग और आतिशबाजी में बड़ा रुपया खर्च होगा।
یہ سب فضول خرچی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ صرف نکاح پڑھوا لیں۔ میں نے کہا ہاں ماں، تیری صلاح بالکل ٹھیک ہے۔ بڑھیا کہنے لگی نکاح کا خرچ نکالو تو میں اس کا بندوبست کروں۔ مجبوراً مجھے نکاح کے لیے 2,000 روپے اور دینے پڑے۔ بڑھیا کچھ سوچتے ہوئے پھر کہنے لگی آپ کی دلہن کے آنے کی یہ گھڑی نیک نہیں ہے، ذرا صبر سے کام لیجئے اور 2-4 مہینے کا خرچ مجھے اور دے دیجئے۔ میں نے 1,000 روپے اور اس کے حوالے کر دیے۔ 2 مہینے کے بعد بڑھیا حشاش بشاش آئی اور کہنے لگی لو صاحب، مبارک ہو، میری محنت وصول ہوئی، خدا نے تمہیں چاند سا بیٹا دیا ہے، کچھ چھٹی چلے کے واسطے دلوائیے۔ مجھے پیسے دینے پڑے، غرض وہ کبھی لڑکوں کے کرتے ٹوپی، کبھی کھانے پینے اور کبھی کسی خرچ کے لیے گھسیٹتی ہی رہتی تھی۔ اس طرح وہ مجھ سے ہزاروں روپے لے گئی۔ آخر کار میں نے ایک دن کہا اے نیک دل بڑھیا، مجھے میری دلہن کی شکل تو دکھا دے۔ بڑھیا کہنے لگی آپ کی دلہن کہیں باغی تو نہیں جا رہی، صبر کیجئے۔ اس عرصے میں میری بے ایمانی کی خبر جاگیردار صاحب کو پہنچی کہ فلاں علاقے سے آج تک آمدنی کا ایک پیسہ بھی وصول نہیں ہوا۔ وہاں سے میری نوکری کا برطرفی کا حکم آیا۔ اب میری آنکھیں کھلیں، گھر والی اور بال بچوں کا خیال دل کو پریشان کرنے لگا۔ میں نے بڑھیا سے کہا لو بھی، ہماری تو نوکری جاتی رہی، ہم تو چلے، تم مجھے میرے بیوی بچوں سے تو ملوا دو، یا یوں ہی امید میں رکھو گی؟ بڑھیا نے کہا ہائے صدقے میں واری جاؤں، بسم اللہ، کل چلیے، مگر بچوں کے لیے کچھ مٹھائی اور کپڑے لتے کا بھی انتظام کر لیجئے۔ جاتے جاتے اس نے 500 روپے کا چونا اور لگا دیا۔ قصہ مختصر یہ کہ اس مکار بڑھیا نے مجھے ایک بھلے مانس آدمی کے دروازے پر جا کر کھڑا کر دیا اور پھر کہنے لگی لیجئے جناب، یہی آپ کا سسرال ہے، دروازے پر دستک دو، تمہارے بچے باہر نکل آئیں گے، تھوڑی دیر باہر ڈیوری میں ہی ٹکنا، تمہارا سالہ نوکری سے آتا ہی ہوگا، وہ تمہیں اندر لے جائے گا۔ یہ کہہ کر بڑھیا تو وہاں سے ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی تو اندر سے 2 لڑکے، ایک 6 برس کا اور دوسرا 4 برس کا، باہر نکلے۔ میں نے انہیں جٹ مٹھائی کی ٹوکری دے دی۔ دونوں بچے مٹھائی کی ٹوکری لے کر اندر چلے گئے۔ گھر والوں نے سمجھا کہ میاں کا کوئی دوست ہوگا جو بچوں کے لیے یہ مٹھائی لایا ہے۔ گھر والی نے اندر سے ہاسدان میں گلوڑیاں اور حقہ بھروا کر بیچ دیا اور ماما کے ہاتھ کہا آپ ابھی ٹھہریے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد دسترخوان پر کھانا لگا کر پیغام بھیجا کہ آپ آ جائیں، ممکن ہے کہ انہیں دیر ہو جائے۔ میں جٹ خوشی سے اندر داخل ہوا۔ نوکرانی آگے دسترخوان کے قریب کھڑی تھی، کہنے لگی بیٹھیے، کھانا کھائیے۔ میں فوراً کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہاتھ دھو رہا تھا کہ گھر کا مالک آ گیا۔ معمولی سا سلام کر کے اندر چلا گیا۔ گھر کے اندر جا کر اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ جو صاحب باہر بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ بیوی نے کہا میں کیا جانوں، میں نے سمجھا کہ تمہارا کوئی دوست ہوگا جو بچوں کے لیے مٹھائی لے کر آیا ہے۔ وہ آدمی یہ سن کر باہر نکلا اور مجھ سے کہنے لگا آپ کا اسم مبارک، یعنی آپ کا نام کیا ہے اور کیسے تکلیف فرمائی، آپ مٹھائی کیوں لائے ہیں؟ میں نے نہایت سادگی سے کہا او ہو، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، ارے تعجب ہے، اس قدر جلدی بھول گئے، ارے میری شادی آپ کی بہن سے ہوئی ہے اور یہ دونوں بچے میرے ہی ہیں۔ یہ بات سنتے ہی وہ شخص آگ بگولا ہو گیا اور میری بے عزتی کر کے مجھے گھر سے نکال دیا۔ بڑی بھی میں آج تک اس بے وقوفی کو نہیں بھولا کہ اس بڑھیا نے مجھے کیسے چونا لگایا
اور کیسے مجھے مار پروائی۔ بڑی بی نے یہ سن کر کہا، واقعی تم سب سے بڑے بے وقوف اور بدھو ہو۔ میں پہلے کی طرح اب بھی تمہیں دور ہی سے سلام کرتی ہوں، اس لیے کہ بے وقوف اور بدھو سے دور ہی رہنا بہتر ہوتا ہے۔